Find the current in the 20 ohm resistor shown in figure. If a capacitor is joined between points A and B, what would be the electrostatic energy stored in its steady state? Steady state का मतलब क्या होता है? After a long time. I is equal to 0. तो उस इंस्टेंट पे करंट नहीं जाता है, तो उस इंस्टेंट पे अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा? यहाँ पे तुमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? What will be potential difference across the plates of the capacitor? 5 volt. Sir, 16 microfarad. और वो कितना है? 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो हाफ CV स्क्वायर विल बी द एनर्जी स्टोर्ड, हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर, V की वैल्यू 5 है तो 25 इंटू 2 50 माइक्रो जूल आंसर आएगा। सर पीछे गलत दिया है। हाँ सर, पीछे क्या दिया? सॉरी दिया 32 50 दिया है, कुछ और दिया है? 32 दिया है पीछे। 32 दिया है। हाँ हाफ CV स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है? 5 है ना, उतना ही आएगा। गलत है। एक्चुअली एससी वर्मा में एक इशू है कि पहले डेटा कुछ और था, फिर उन्होंने डेटा बाद में चेंज किया, तो कभी कभी आंसर की चेंज करना भूल गए, तो वो बुक्स में कुछ इशू है। लेट मी सी इन माय दिस थिंग, मेरे वाले में कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 58 है ना? हाँ, 32 माइक्रो जूल दे रखा है, विच इज रॉन्ग है। 32 माइक्रो जूल नहीं आ सकता, उसके लिए क्या होना चाहिए? 4 आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 5 वोल्ट इट शुड बी 4 वोल्ट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 60। सर सर बोलो बेटा। आंसर 32 ही आएगा। कैसे बताइए? सर पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस 4 वोल्ट्स आएगा। कैसे भी? कैसे बेटा? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या? नो करंट इज फ्लोइंग। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? फाइनली इधर प्लस इधर माइनस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। कौन बोल रहा था? वरुण? सर पर कैपेसिटर के थ्रू 0 होगा ना करंट, बाकी तो फ्लो करेगा ना। बाकी फ्लो करेगा करंट, ऐसा? यस सर, रेजिस्टर्स के थ्रू तो फ्लो करेगा। ऐसा कि चलो देख लेते हैं। तो हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। लेट मी सी। सपोज करो ये रेजिस्टर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया हमने, तो यू आर अज्यूमिंग दैट करंट आई इज फ्लोइंग, ठीक है, लाइक दैट। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है एंड करंट आई इज फ्लोइंग।
we need to find out current I so that we can find out potential difference across A and B. ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. There is a gain of 5 volt. Then there is a drop of how much? 10I. Again a drop of 10I. Then there is a drop of 5 volt. This should be 0. Am I correct? Yes, sir. जैसे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. अगर इधर करंट 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एज इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर. जैसा नो, यहाँ भी 5 वोल्ट का गेन है, यहाँ भी 5 वोल्ट का गेन आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है रजिस्टर के अक्रॉस 0. That is why potential difference will be 5 volt. And half CV square if you do, you will get 50. ठीक है बेटा. वरुण, am I clear? Yes, तुम्हारे sir. को कोई और आइडिया है तो बताओ. सर और सोचूंगा फिर बताऊंगा कल. ओके. सर अगर हम उसको सिंगल सर्किट में कन्वर्ट करें तो इसको इसको ही सर. करो. सिंगल मतलब सर उसमें 10 ओम और 10 ओम जो है वो दोनों पैरेलल में है. कैसे पैरेलल में? इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या? नहीं सर. फिर इसके थ्रू देखो, यहाँ पे तो कैपेसिटर लग गया तुम्हारा. देयर इज कैपेसिटर इन दिस. ठीक है, अगर यहाँ कैपेसिटर है तो यहाँ तो करंट फ्लो नहीं करेगा स्टेडी स्टेट में. लिखा हुआ क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट, दैट मीन्स इस पे चार्ज फिक्स हो गया प्लस की माइनस की. वॉट एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस विल फ्लो थ्रू दिस. तो सेम करंट इज फ्लोइंग. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. हाउ कैन यू कॉल दैट एज पैरेलल? सॉरी सर. और अगर तुम इसका इफेक्टिव निकालोगे, अगर तुम मान लो ये दोनों सेल या बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी 0 आएगा ना. 5 - 5 पोलैरिटी रिवर्स है. ठीक है ना. और सोच लेना, ये आंसर शुड बी 30 सॉरी व्हाटएवर 50. 32 नहीं आएगा. Find the potential difference between the points A and B and between the points B and C of figure in steady state. देखो, तो ये दोनों जो है हाँ, 3 माइक्रोफैरेड और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? Parallel. पैरेलल में कनेक्टेड है. और ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला. ठीक है ना. तो इसको हम लोग सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो इसका भी पोटेंशियल, इसका भी पॉइंट ए होगा, इसका भी पॉइंट ए होगा. और इसका सी है तो ये भी सी पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे. सारी बात समझ में. तो ए और सी के अक्रॉस एक तो डायरेक्ट है कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट कैसा बन जाएगा? एक तो ये बन जाएगा 1 माइक्रोफैरेड का. और इसके साथ ए और बी के अक्रॉस ये 3 और 3 6 माइक्रोफैरेड पैरेलल कॉम्बिनेशन. दिस इज ए, दिस इज बी. और बी और सी के अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड. इज इट क्लियर? ये ऐसा बन जाएगा. और यहाँ पे 100 ओम और 20 ओम एंड 10 ओम है. तो ये रजिस्टर दे रखा है, बट इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा स्टेडी स्टेट के अंदर. ठीक है ना. करंट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. इनिशियली था बट बाद में नहीं है करंट.
ठीक है ना। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है 100 वोल्ट का, वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस भी होगा, ठीक है ना, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन स्टेडी स्टेट। और ये जो कॉम्बिनेशन है 6 का और ये जो कॉम्बिनेशन है 2 का, इसके ये दोनों सीरीज में है, दिख रहा है तुमको, ये दोनों सीरीज में नीचे ए बी सी। तो इसके अक्रॉस जो कैपेसिटर का रेशियो है वो 3:1 है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:3। अगर कैपेसिटेंस का रेशियो 3:1 होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो 1:3 होता है। तो 100 वोल्ट का 1:3 में डिवाइड करोगे तो यहाँ 25 वोल्ट का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे 75 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, 25 वोल्ट, बिटवीन बी एंड सी 75 वोल्ट। आ गया सबको समझ में? हाँ सर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73। सर 73 रहना दो, हो जाएगा। ये किसी और ने भी पूछा है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है सर। How many time constants will elapse before the power delivered by the battery drops to half its maximum value in the RC circuit? ठीक है, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी कब होगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो। हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट्स विल elapse बिफोर द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ड्रॉप्स टू हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन एन आरसी सर्किट? तो आरसी सर्किट के अंदर बैटरी जो पावर डिलीवर करती है, दिस इज आर एंड दिस इज सी, ठीक है, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है। अब इसके अक्रॉस ईएमएफ अगर ई है लेट अस से, और करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज गिवन बाय ई इंटू आई। यस, सॉरी, ई इंटू आई, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर कब होगी? जब तुम्हारा करंट भी मैक्सिमम होगा। और करंट मैक्सिमम कब होता है? इनिशियली होता है एट टी इक्वल टू 0 पे, है कि नहीं है? तो मैक्सिमम पावर तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज आई? आई इज गिवन बाय आई नॉट e to the power माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। तो जब तुम्हारा करंट आधा हो जाएगा, व्हेन करंट इज हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, वो टाइम टी निकालना चाहिए। अब कर लोगे? बिकॉज ईएमएफ ई विल नॉट चेंज। एनी डाउट? नो सर। इसके बाद में 80 एंड 83।
The switch as shown in figure is kept closed for a long time and is then opened at t equal to 0. Find the current in the middle 10 ohm resistor at t equal to 1 millisecond. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट का, the switch as is closed, switch as shown in the figure is kept closed for a long time. इसका मतलब steady state attain हो गया. steady state attain हो गया इसका मतलब इसके थ्रू करंट अब जीरो हो गया. करंट थ्रू द कैपेसिटर इज जीरो, बट करंट in this arm will continue. Yes or no? तो ये जो 12 वोल्ट है इसके लिए ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों सीरीज में, मतलब 20 ओम विच इज इक्वल. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट. यस और नो? 6 वोल्ट का ड्रॉप इधर आएगा और 6 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा. दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, सेम करंट फ्लो कर रहा होगा अंडर स्टेडी स्टेट एंड सेम. तो ये जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल store some charge on it. What is the initial charge on the plates of the capacitor under steady state? 6 into 25, that is 150 microcoulomb CV. Is that clear? Now what you did is तुमने t equal to find the current in the middle 10 ohm resistor at t equal to 1 millisecond. अब तुमने इसको ओपन कर दिया. t equal to 0 पे जब तुमने इसको ओपन किया, ठीक है ना, तो अब क्या होगा? यहाँ से तो करंट आना बंद हो जाएगा. दिस करंट विल बिकम 0. ठीक है, बट यहाँ पे अब करंट कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा. नाउ दिस विल बिकम अ केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. एम आई राइट? तो अब तुमको इसका आरसी निकालना है, टाइम कांस्टेंट, दैट इज आरसी. तो व्हाट इज आर? 10. तो कितना हो जाएगा? 250 माइक्रो सेकेंड. ठीक है ना. अब 1 मिली सेकेंड पे, मतलब टाइम इज 1 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 1000 माइक्रो सेकेंड. एम आई क्लियर? दैट इज 1 मिली सेकेंड. तो जब मैं t बाई टाउ निकालूंगा दैट इज एक्चुअली 4 टाइम्स. तो आई एम टॉकिंग ऑफ 4 टाइम कांस्टेंट्स. तो 4 टाइम कांस्टेंट के बाद में करंट कितना होगा? करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग? I is equal to I naught e to the power minus t by tau. And what is the value of I naught? The value of I naught is initial current Q naught by C is the potential difference initially. ठीक है ना? And by R. याद हो तो इसको हम लोग लिखते हैं V naught by R भी. ठीक है ना? That is initial potential difference. तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कितना था? 6 वोल्ट से हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था. याद आ रहा है? 6 वोल्ट से हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था. तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो व्हाट इज द इनिशियल करंट? 6 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.6. तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टर, मिडिल 10 ओम रेजिस्टर एट 1 माइक्रो मिली सेकेंड. तो तुम्हारा ये वैल्यू हो जाएगी 0.6 e to the power minus 4. This will be your current. Is it clear? And the
A capacitor of capacitance C is given a charge capital Q. At t equal to 0, it is connected to an uncharged capacitor of equal capacitance through a resistance R. Find the charge on the second capacitor as a function of time. तो आपको क्या करना है? You have to again go back to the basic derivation of RC circuit. RC circuit में जो discharging होती थी उसी को ही use करना है, ठीक है ना? But थोड़ा सा slightly different cases है. What you are given is that you have this circuit, ठीक है? इस सर्किट के अंदर तुमने पहले इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो यहाँ पे कैपेसिटर है, लेट अस से, ठीक है, और एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, तो जस्ट अ मिनट, ये कैपेसिटर है, इसको इनिशियली हमने चार्ज किया है कैपिटल क्यू से, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है इनिशियली, दिस इज एट t इक्वल टू 0, इस पे चार्ज 0 है और एक रेजिस्टर यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस सेम है. इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, not long time, after a time t, you want to find out कि कितना charge है second capacitor as a function of time. That time t, at time t, इस पे चार्ज लेट से q बिल्ड हो गया प्लस माइनस, उस इंस्टेंट पे इस पे करंट I फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टर आ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज q माइनस q हो गया होगा, बिकॉज द टू लेफ्ट प्लेट्स आर आइसोलेटेड सिस्टम एंड चार्ज, टोटल चार्ज विल रिमेन कैपिटल Q. पहले भी कैपिटल Q था, अभी भी कैपिटल Q होगा. आगे बात समझ में? नाउ यू कैन अप्लाई KVL इन दिस सर्किट. तो हम लोग KVL अप्लाई करेंगे. तो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई एम मूविंग इन दिस सेंस. इज इट क्लियर? तो पहले मेरा फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल गेन कितना है? Q माइनस Q बाय C. फिर ड्रॉप है माइनस Q बाय C. फिर अगेन ड्रॉप, ये करंट आई जा रहा है माइनस IR इज इक्वल टू 0, ठीक है ना. सेम करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा होगा. And what is I? I is the rate at which charge is getting deposited onto the plates of the second capacitor, dq by dt. आ रहा है समझ में? तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? q माइनस 2q माइनस RC into dq by dt is equal to 0. So you can write this as dq upon 2q minus q, right, minus RC, sorry, माइनस dt by RC. सही है? आगे कर लोगे? इंटीग्रेट करना है तुम्हें. जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 था प्लेट पे, जब टाइम t हो गया तो चार्ज आ गया q. तो ये आएगा ln ऑफ
ठीक है, time constant will be RC by 2. From this now you can get Q is equal to half capital Q 1 minus e to the power minus T by tau. ये आंसर आएगा. Is it clear? So can you please zoom out? लिख लो आप. ठीक है, so we'll start with magnetism now. हो गया सर. तुम एंटर हो गए कि नहीं हो गए बेटा? The topic is magnetic effects of current. Okay, you have to keep 4 pages blank. I'll send across the notes today or tomorrow. Can somebody tell me what is magnetism के बारे में आपको क्या idea है? What is the cause of magnetism? Magnets. Magnets होते हैं. Magnets में क्या होते हैं? कुछ poles होते हैं. Dipoles होते हैं. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है. कभी किसी ने कोई मार्केट में या कहीं पे आपके घर में नॉर्थ पोल है किसी के पास, ओनली नॉर्थ पोल या ओनली साउथ पोल है किसी के पास? No, ऐसा sir. थोड़ी हो सकता है सर. पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम. अनिरुद्ध, यस सर. ऐसा है तुम्हारे पास ओनली नॉर्थ पोल या ऐसा ओनली? हो ही नहीं सकता, दोनों साथ में ही होते हैं. अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, चलिए. और what else you know about magnetism? What is the cause of magnetism? Meet Ravaria. What is the cause of magnetism? So entire electromagnetism, it starts with electrostatics. Then you have Gauss law, capacitance, current electricity, magnetic effects of current, magnetics, magnetism, then electromagnetic induction, alternating current, and electromagnetic waves. These are the 8 chapters that you are going to do in electromagnetism, and that will finish like 50 to 55% of your grade 12 physics. Is that clear? The cause of magnetism is
the motion of charge. So any charge which is moving, it will have its associated magnetic field in the region or in the space surrounding it. And if any other moving charge or a current carrying wire is present in that magnetic field, it will experience force. That interaction between two moving charges, or a moving charge or a current carrying wire, or a current carrying wire or a moving charge, or two current carrying wires, that interaction comes under magnetic effects of current. Okay, so the history dates back to magnetic phenomena to around 2500 years ago. आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, आई थिंक, या कहीं maybe in grade 8 या grade 9 में आपने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा होगा, that there was a cow herd or some goat herd, है ना, shepherd, yes. तो उसका नाम मुझे नहीं पता है, श्रुति तुम्हें याद है? नहीं, नाम नहीं लिखा था सर वो। अच्छा, तो फिर तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना, ठीक है। तो उसका नाम हबीबुल्ला था, and he was that place is that time it was known as Magnesia, now it is known as Manisa in Western Turkey. तो हबीबुल्ला अपने हर्ड को लेके जब जाता था तो he used to have a stick, तो स्टिक के फ्रंट में एक मेटल पीस था आयरन का, ठीक है। तो in certain locations, certain stones and certain pieces of rocks, they used to attract that metal piece of which was attached to the stick. बहुत strong attraction होता था। तो वहाँ से आइडिया लगा कि there are certain special stones embedded in earth which have this kind of attractive property towards fragments of iron, ठीक है। फिर later on पता चला कि if we suspend them, ठीक है, those were like ores of iron actually. Exactly तो मुझे उसका constitution नहीं पता है, केमिस्ट्री में तुमको शायद पढ़ाएंगे, but it's some kind of ore of iron which under the influence of magnetic field of earth which is being kept in that particular location gets magnetized to a great extent, और उसमें permanent magnetism set हो गया. Those pieces are known as magnets, ठीक है। Now there is a directional property attached with every magnet, that is, if you suspend a piece of bar magnet vertically such that it is free to rotate in a horizontal plane, then the north and south pole, the two ends of the magnet, will align themselves in direction pointing towards a geographical north and geographical south. It was believed like that. So there is one more confusion among students, that तुमने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है. Is that clear? But the definition of a north pole of a bar magnet is that end of the magnet which, if it is suspended freely and it is free to rotate in a horizontal plane, the end which points towards the geomagnetic north will be the north pole of the magnet, and the end which points towards the geomagnetic south of earth will be the south pole of the magnet. ठीक है, तो ये मैं पॉइंट इनको एक डायग्राम से समझा देता हूँ. ये बात समझ में आई कि नहीं, मैंने जो कहा? ठीक है, तो सपोज करो ये तुम्हारा नॉर्थ साउथ पोल है, तो लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है। और तुमने किसी पॉइंट से वर्टिकली सस्पेंड किया एक बार मैग्नेट को, ठीक है, and it is free to rotate in horizontal plane. Horizontal plane में वो rotate कर सकते हैं. Then it will align itself in such a direction. ठीक है, that is one end will point towards the north, another end will point towards the south. तो जो end नॉर्थ पोल जियोमैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है इसको हम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कहते हैं, और जो साउथ पोल की तरफ होता है वो साउथ पोल होता है. तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी. इफ आई आस्क यू कि मैंने नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट को सस्पेंड किया,
तो उनके दिमाग में ऐसा था कि नॉर्थ पोल तो नॉर्थ पोल से रिपेल होना चाहिए, तो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ होगा, और अगर ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ होगा। नो, ये बात समझ में आई? नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज डिफाइंड as that end of the magnet which if suspended freely to move in horizontal plane will point towards the geomagnetic north of earth. Is it clear now? Okay, so just read through this, don't write anything. If any doubt, let me know. You are not supposed to write anything. I will send you the notes afterwards. एक मैंने तुमको दो YouTube के प्लेलिस्ट के लिंक्स दिए, इसमें लास्ट 2 मंथ्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, राइट? ये पढ़ लिया तुमने? सर मुझे डाउट है। बोलो। सर आपने जो उसमें बताया नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो सर हम लोग उससे वो बोल सकते हैं कि सिर्फ उसको नोटेशन के लिए हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल कर रहे हैं, कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अभी डोंट मेक एनी कंक्लूजन्स, वी विल डू अर्थ्स मैग्नेटिज्म, इट विल बिकम क्लियर, राइट? अभी तुमको ये पता होना चाहिए नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट is that end which points towards the geomagnetic north of earth if it is suspended freely so that it can move freely in a horizontal plane. तो वो अपने आप को अलाइन कर लेता है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट विल पॉइंट टुवर्ड्स द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल पॉइंट टुवर्ड्स द जियोमैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ। अभी सर इतना याद रखना है, ओके ठीक सर। है? ठीक है प्रज्वल, पॉइंट क्लियर? और भी कुछ कहना चाहते हो बेटा? एनी डाउट बेटा? और भी मार्गी, किसी को डाउट है बेटा? कुछ नहीं है ना? करण, चलिए पढ़ लिया सबने? देखो लिखा हुआ है ना, इफ अ बार मैग्नेट, इफ अ बार शेप परमानेंट मैग्नेट और बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट, वन एंड पॉइंट्स नॉर्थ, दिस एंड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, ठीक है? देन व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज? नो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है? Then unmagnetized ferromagnetic substances
ठीक है, they also get attracted towards the magnets. So वो कैसे उसमें magnetization होता है, how the dipoles inside a ferromagnnetic substances behave, all that we will deal in the third part of this chapter. ठीक है. Now the basic concept is the magnetic interaction takes place under the purview of magnetic field lines. Magnetic field of a moving charge can affect or can interact with the magnetic field of other moving charges or current carrying wires. Is that clear? This is what is being told in this slide. देखो ये लिखा हुआ, magnetic forces arises in two stages. First, a moving charge or a collection of moving charge, that is an electric current, produces a magnetic field. Next, a second current or moving charge responds to this magnetic field and so experiences a magnetic force. Is that clear? A magnetic field को एक्सपीरियंस करने के लिए या उसको विजुलाइज करने के लिए वी मेक यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है, जस्ट रीड थ्रू दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूज टू विजुअलाइज. इट्स अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट यूज टू विजुअलाइज. इट्स अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन so that you can understand in what way the moving charges will interact with these magnetic field. ठीक है ना, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और कुछ कॉमनैलिटी भी है. ठीक है ना, वो सब क्या है हम लोग देखेंगे, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्रिएटेड बाय मूविंग चार्जेस और करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इन द स्पेस सराउंडिंग इट. Is that clear? If there is only current in a conducting wire which is electrically neutral, charge is flowing through it, but net charge in any section of wire is zero. ठीक है, तो उस केस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. ठीक है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड will exert a force on other moving charges or current carrying wires. ठीक है, तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज है, उसके बिहेवियर है. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, और ये मूव कर रहा है v स्पीड से, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी. ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज, लेट्स से यू हैव अ करंट कैरिंग वायर. ठीक है, तो इस करंट कैरिंग वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है. ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है. इफ यू टेक एनी सेक्शन ऑफ वायर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं. तो नेट चार्ज इन दिस सेक्शन, इन दिस वॉल्यूम विल बी जीरो. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेट चार्ज, यू विल से इट इज जीरो, बट dq by dt इज नॉट जीरो. सारी बात समझ में? dq by dt मीन्स किसी क्रॉस सेक्शन में कितने चार्ज पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहे हैं. तो करंट इज नॉट जीरो बट नेट चार्ज इज जीरो. नेट चार्ज जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड will not be there, but magnetic field will be there because of motion of these electrons. So जो metal ions हैं, metal ions, they are positively charged but they are not moving, so they do not have any magnetic field. But electrons have charge, they are moving, so they will have their magnetic field. Electric field of positive and negative charge will cancel out in a space outside, right? And if there is magnetic field present in this region, let us say these crosses, they represent magnetic field. Magnetic field lines are entering into the plane of the screen. And if a charge is projected with some speed, this is a moving charge, it will experience force. That is what is conveyed in third point. Okay?
ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब देखो कोई बार मैग्नेट है, तो उस बार मैग्नेट की if you wish to find out or you wish to draw its magnetic field lines, you will make use of a compass needle. A compass needle is a tiny circular piece of instrument which has a tiny magnetized needle at its center, which is free to rotate in about an axis. Generally, it is placed horizontally. It points in the direction of the magnetic field present in that region. ठीक है ना? So, because magnetic field of Earth will be insignificant in comparison to the magnetic field of this bar magnet, so we can assume that the direction in which needle is pointing is the direction in which magnetic field is present at that stage. So, if you place these needles at different locations in the space surrounding it, and if you trace that path in which the direction of the needle is tangent to those curved lines, those curved lines will be known as magnetic field lines. These magnetic field lines, they form closed loop. I'm again repeating, these magnetic field lines, they form closed loop. This is unlike electric field. Electrostatic electric field, they originate from the surface of a positive charge and terminate on the surface of a negative charge. Is it clear? But here in magnetism, magnetic field lines, they form closed loop. So there is no question of originating and terminating. They form closed loop. ठीक है, तो बार मैग्नेट के आउटसाइड में यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. Inside they will be moving from south to north. Okay. Now to visualize whether they do exist, we used to have iron fillings. Iron fillings is not grounded iron powder. It is chipped iron pieces. Chipped means the shape of those chips will be sort of cylindrical. Okay. So length is comparatively significant in comparison to the insignificant diameter. So, and but overall the length is not too high. It is few mm. Okay. So finely chipped fillings of iron, if you spread it in this region, they get aligned because magnetism of this bar magnet magnetizes the iron fillings. तो जैसे मैग्नेटाइज होंगे तो वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे. तो जहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे मैग्नेटिक फीलिंग्स क्या हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी. और जहाँ पे स्ट्रेंथ वीक है वहाँ पे they will align but the spreading will be not as crowded. ठीक है, स्पार्स क्राउडिंग है. अब यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ एंड साउथ को आपने ऐसे कनेक्ट किया तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है. नॉर्थ एंड नॉर्थ को आपने ऐसे प्लेस किया है तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है. मतलब ये जो रीजन है मिड पॉइंट ऑफ द टू बार मैग्नेट्स, यहाँ पे नेट फील्ड जीरो है. सारी बात समझ में. तो दीज काइंड ऑफ magnetic field lines, they are similar to what we drew in a pair of positive charge, a pair of positive and negative charge dipoles. All that what we have done is similar to the magnetic field lines here. So we will have a separate chapter on discussing this later on. Now, which was the first experiment on the basis of which we could identify that there is something known as magnetism due to electric current? That was the Oysters experiment. ठीक है ना. तो अब इसको पढ़िए, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद. एंड प्रोबेबली यू मस्ट हैव स्टडीड आल्सो समवेयर एल्स.
ठीक है, देखिए, ठीक है, आई होप वॉइस इज कमिंग. In 1820, Hans Christian Ørsted performed a simple experiment and discovered the magnetic effect of electric current. The experimental setup similar to the Ørsted's experiment, which led to the discovery of magnetic effect. अब देखिए यहाँ पे क्या है, Of electric current is shown in the animation. A conductor देखो यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर है, उसके नीचे हमने एक नीडल को सस्पेंड किया है विच इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. पर यहाँ पे एक कॉम्यूटेटर है. कॉम्यूटेटर इज नथिंग बट अ डिवाइस टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. तो आप इसको बैटरी या सेल भी एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है ना, दिख रहा है. तो एक रेड और एक ग्रीन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है. पर यहाँ पे रियोस्टैट है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये मैंने आपको रियोस्टैट वर्ड यूज़ किया था पहले व्हेन वी वर डूइंग पोटेंशियोमीटर. तो ये भी कुछ वैसा ही है, रियोस्टैट है. तो इफ यू स्लाइड दिस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज चेंजिंग. देन दिस इज काइंड ऑफ अ स्विच. तो इसको हम लोग अगर मूव करेंगे, इस वाले वायर, ये जो बीच में स्लैब है, इसको हम ऐसे टर्न करेंगे तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. कनेक्शन कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करेगा. So if there is an associated magnetic field due to a current carrying wire, under the influence of that magnetic field, this needle must experience some deflection. If you bring it very close, if you take it far off from the wire, deflection magnitude will change. Is that clear? If you keep it on top, it will change. If you reverse the direction of current, it will change. Okay, so all these factors we will see. Based on that, we can conclude there is magnetic effect of current. or conducting wire AB, which led to the discovery of magnetic effect of electric current, is shown in the animation. A conductor or conducting wire AB lying in north-south direction is connected to a battery V through a commutator or tapping key K and rheostat RH. A magnetic compass needle NS is placed just below the conductor AB. Initially, when no current passes through the wire AB, the magnetic compass needle shows no deflection. When an electric current passes through the wire placed above the compass needle, the magnetic compass needle got deflected from its normal position, which is along north-south direction. On reversing the direction of electric current through the wire, he observed that the magnetic compass needle got deflected in the opposite direction. Also, the deflection of the compass needle increased when the magnitude of electric current through the wire was increased or when the compass needle was brought closer to the wire. कोई डाउट है इसमें, समझ में आया? ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे शो किया है. ठीक है ना. तो ये उसका डायग्राम है. उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो सब तीनों पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं. इज इट क्लियर? एंड ही कुड कंक्लूड दैट magnetic field exists due to current carrying wires because of deflection in the magnetic needle. Another thing that is on the basis of Biot-Savart law, that is the next topic in this chapter, is कि अगर मैं कोई एक करंट कैरिंग वायर से एक let's say there is this wire is piercing a piece of paper which is perpendicular to the plane of this paper is perpendicular to the wire, let us say. And if I place iron fillings in that region, then those iron fillings, they form concentric circles, which basically gives an idea that magnetic field lines due to this current carrying wire forms concentric circles. The axis of those circles is the wire. Is it clear? तो ये ऑब्जर्व किया था, that was the some different experiment. So based on this, we can conclude that there is definitely something known as magnetic fields
और उसको विजुलाइज करने के लिए वी मेक यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. So you just read through those points and the properties, then we will proceed with Biot-Savart law. होगा सर. Okay? तो डाउट है तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है? All the points have you read? Yes sir. अनुष्का घोष, all the points are clear. Neutral point समझ में आया क्या होता है? आयुषी, मैग्नेटिक मोनोपोल्स क्या है? ये एग्जिस्ट नहीं करते जनरली, बट इसके अनिरुद्ध के घर पे है, नॉर्थ पोल अलग से है, साउथ पोल अलग से. क्यों अनिरुद्ध, सर मैंने बोला था नहीं हो सकता ऐसा. क्या बात कर रहे हो यार? मैंने आपने गलत समझा. अच्छा, तुम तो बोला देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल. ठीक है, चलो. तो अब आयुष ने मना कर दिया है, अनिरुद्ध ने, सॉरी. तो वी हैव टू accept that magnetic monopoles do not exist. That means if you say that this piece is a magnet, तो magnet में हमेशा dipole exist करेंगे. North pole, south pole साथ में ही आएगा. You will never find a north pole separately existing. Clear हो गया? क्योंकि देखो मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. अगर मैग्नेटिज्म होता क्यों है, ठीक है, वो आपको समझना है. तो ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है. तो दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे मूव कर रहा है. अगर वेलोसिटी ऐसे है तो करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज दिस इज नेगेटिवली चार्ज. तो इसकी एक मैग्नेटिक मूवमेंट होती है. जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डायपोल होता है. दिस मैग्नेटिक डायपोल इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो अगर कोई भी एटम मैग्नेटिक है, मतलब वो डायपोल है और उसका कॉम्बिनेशन सब अलाइंड है, अगर देन यू विल हैव that material as known as will be called as magnet. तो वो मैग्नेटिक डायपोल एटॉमिक स्केल पे एग्जिस्ट करते हैं. तो एटॉमिक स्केल में मैग्नेटिज्म क्यों है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए वो हमेशा डायपोल के फॉर्म में ही आएगा. यू विल नेवर हैव मैग्नेटिक मोनोपोल्स. ठीक है, फिर दो मैग्नेटिक फिलाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. वो सब रीजन सेम है. द न्यू पॉइंट हियर इज
two new points. One is that they form closed continuous curves. ये closed loop बनाते हैं, unlike electric field. And neutral point and null point का first time आपने concept पढ़ा है, which is the region in which magnetic field is zero. जैसे यहाँ पे north pole है, north pole. तो इसका north pole और इसके north pole की magnetic field इस region में अगर तुम देखोगे, तो इसकी magnetic field और नीचे वाले की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डिनोटेड बाय D विल बिकम 0. तो इस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलेंगे. द रीजन इन विच देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इज नल पॉइंट. Now let's move on to magnetic field due to a moving point charge. Now this you have to write down. So if there is a charged particle Q, okay, there is a charged particle Q, and it is moving with some velocity v. Vector is given to you. This is velocity vector v. And because of this motion, you wish to find out the magnetic field at a point P. And with respect to the charge, the position vector of point P is R. So this is the position vector of point P at which you wish to find out the magnetic field due to the charge moving with velocity vector v. This is the angle theta made by the velocity vector and the position vector. Then magnetic field due to this is found to be, this is a law, this has been derived from Biot-Savart law. ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू टाइम्स v क्रॉस r अपॉन r क्यू. ये आप लिख लीजिए. This mu naught, ठीक है, mu naught upon 4 pi is similar to 1 upon 4 pi epsilon naught of electrostatics. mu naught को हम लोग बोलते हैं magnetic permeability of free space, that is vacuum. जैसे कोई भी मीडियम है, उस मीडियम की permeability होती है about what do you say, the extent to which it allows or permeates magnetic field और electric field. उसको denote करने के लिए, उसकी strength को denote करने के लिए हम लोग mu naught या epsilon naught use करते हैं. ठीक है ना? Similarly here also for vacuum it will be denoted by mu naught upon 4 pi. ठीक है, ये लिख लिया सबने? अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी. अब देखो v क्रॉस r जो था उसको हम लिख देंगे वी आर साइन थीटा. r और r क्यू में से वो कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में एंड v साइन थीटा आ जाएगा. ठीक है ना? नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. So what you have to do is practice with me. Take your right hand
the four fingers should point in the direction of velocity vector v. Then curl them in the direction of position vector r. Then your thumb, which is into the plane of the screen, will give you the direction of magnetic field. So magnetic field at point P is cross. Why it is cross? Because it is into the plane of the paper. It is perpendicular to the plane containing V and R. क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है. सो इट्स इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट टेस्ला. व्हाट इज द ऐसा यूनिट? टेस्ला. इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो ये एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये एंगल थीटा है. इस p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा मुझे बताइए. Outside the plane. डॉट या क्रॉस? Dot. अप्लाई माइंड फर्स्ट देन स्पीक, वो बेटर सीक्वेंस रहती है. विल इट बी डॉट और क्रॉस? चार्ज इज नेगेटिव. Dot. देखो v क्रॉस r अगर कैलकुलेट करोगे ना, सर क्रॉस. v क्रॉस r तो डॉट आएगा, बट आगे माइनस क्यू है, चार्ज इज नेगेटिव, तो इसलिए ये फिर से क्रॉस हो जाएगा. अंडरस्टूड? बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. you have to also look at the nature of charge. To find the direction, just v cross r will not help you. V cross r is giving the direction of v cross r only. But if charge is negative or positive, then direction will reverse. Is it clear? So today's class is over. We'll continue with Biot-Savart law in the next class. Chalo, bye.